ओके सर, तो बात करते हैं मार्वल स्टूडियोज की 4th सीरीज के बारे में, जो एक एनिमेटेड टीवी सीरीज व्हाट इफ। इसका फर्स्ट एपिसोड आया और सच में मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ इसको देख के। ऐसा लगता है कि मार्वल वालों ने गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खा ली है कि जो भी बनाएंगे अच्छा बनाएंगे, अच्छे के बिना कुछ नहीं बनाएंगे। और पब्लिक को और क्या चाहिए, अपन इसी का तो वेट करते हैं। और ये एक एनिमेटेड टीवी सीरीज है, बट मोस्टली कैरेक्टर्स की वॉइस ओरिजिनल एक्टर्स नहीं दी है। जो रियल लाइफ वाली कास्ट थी उन्होंने, कुछ को छोड़कर, लाइक स्टीव रॉजर, टचाला और आयरन मैन में भी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था इस वजह से, बट बाकियों में तो पैसा खर्च किया गया है बाबू भैया। खैर, आज मैं इस एपिसोड 1 के बारे में डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। थोड़ा लेट हूँ क्योंकि मैं एक साथ काफी वीडियोस पे वर्क कर रहा हूँ, वो भी अकेले, सो लेट हो जाता है, बट नेक्स्ट वीक से ऐसा नहीं होगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो जिनको नहीं पता तो बता देता हूँ कि इस सीरीज़ में बेसिकली हम लोगों को दिखाया जाएगा कि अगर वैसा ना हो जैसा ओरिजिनल टाइमलाइन में हुआ था तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा न्यू टाइमलाइन में। व्हाट इफ कुछ छोटी छोटी चॉइसेस होती हैं जो न्यू टाइमलाइन क्रिएट कर देती हैं। तो मुझे फर्स्ट एपिसोड देख के बिल्कुल ऐसा लगा कि मैंने दोबारा कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर देख लियो, क्योंकि लगभग सब कुछ सेम था, बस एक चॉइस की वजह से मेन कैरेक्टर्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है एक न्यू एनिमेटेड मार्वल स्टूडियोज के लोगों के साथ, जो काफी अच्छा लग रहा होता है, और अपने को दिखाते हैं एक बड़ी सी एंटिटी, इसको बोलते हैं द वॉचर। ये होते हैं मार्वल यूनिवर्स के कॉस्मिक एंटिटीज, और ये सिर्फ टाइमलाइंस को ऑब्जर्व करते हैं। बोल सकते हो कि इनका काम होता है बस ताड़ना, और कुछ नहीं करते हैं। ना ही ये डिसीजंस ले सकते हैं और ना ही इंटरफेयर कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक टाइमलाइन में। बस ये एक तरफे आशिक की तरह ताड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है मल्टीवर्स में। और अगर याद ना हो तो अपन लोग एक बार दिखा चुके हैं इन वॉचर्स को द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में। खैर, यही वॉचर हम लोगों का एक तरीके से होस्ट होता है, सारे एपिसोड्स के बारे में यही बताएगा कि कैसे क्या हुआ। नाउ अब हम लोगों को दिखाते हैं वो वाला सीन जब याद होगा द फर्स्ट एवेंजर में स्टीव के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको सुपर सोल्जर बनाया जा रहा था, और वो बन भी गया था। बट अब यहीं आता है वो फैक्टर कि कैसे न्यू टाइमलाइन क्रिएट हुई। पेगी कार्टर याद होगी, स्टीव रॉजर की सपनों की रानी। मार्गरेट एलिजाबेथ कार्टर ये शील्ड की को फाउंडर होती है और एक सीक्रेट एजेंट भी होती है, और स्टीव के एक्सपेरिमेंट के टाइम भी वहीं पर थी। बट ओरिजिनल टाइमलाइन में इसको रूम से बाहर भेज दिया गया था, ऑब्जर्वेशन डेस्क से सब कुछ देख रही थी। बट अब इस टाइमलाइन में डिसाइड करती है कि नहीं, अब ये इसी रूम में रह के सब देखेगी। और यही चॉइस थी जिससे क्रिएट हो गया था एक न्यू यूनिवर्स, एक नेक्सस इवेंट। और लोकी सीरीज के हिसाब से यहाँ पर टीवी वालों को आना चाहिए था, बट पता नहीं वो लुच्चे कहाँ पर हैं। सो पेगी कार्टर डिसाइड करती है कि रूम में रहेगी, और फिर स्टीव का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। एकदम डिट्टो कॉपी सीन था ये, बट रूम में एक हाइड्रा का बंदा भी होता है, याद होगा, जिसने रियल टाइमलाइन में यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। सो वही सेम चीज होती है, बट पेगी यहाँ थी तो वो उस बंदे को शूट करके मार डालती है, जबकि ओरिजिनल टाइमलाइन में पेगी उसको शूट नहीं कर पाई थी, वो यहाँ से भाग गया था। लेकिन उस बंदे ने काफी लोगों को मार दिया था, लाइक यहाँ कर्नल चेस्टर को। इनके मरने की वजह से एक नया कर्नल यहाँ पर असाइन होता है, बट ओरिजिनल वाली मूवी में कर्नल चेस्टर नहीं मरे थे, और स्टीव को भी घायल कर दिया था, जिस वजह से अब वो वापस उस चैम्बर में जाने के काबिल नहीं था। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए, तो पेगी डिसाइड करती है कि ये उस चैम्बर में जाएगी। और जिस तरह ओरिजिनल टाइमलाइन में स्टीव सुपर सोल्जर बना था, और सेम वैसा ही सब कुछ होता है, बस अब पेगी उसकी जगह सुपर सोल्जर बन जाती है, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप बन जाती है। इन शॉर्ट, स्टीव कैप्टन अमेरिका बना था, सो ये कैप्टन कार्टर बन जाती है, और स्टीव वैसे ही रह जाता है, छोटू सा लेकिन जिगरे वाला बॉय। और कर्नल फ्लिन आता है, जो एक न्यू कैरेक्टर है इस टाइमलाइन के हिसाब से। हमें ओरिजिनल टाइमलाइन में इसको नहीं दिखाया गया था, बट इसको एजेंट कार्टर की एक शॉर्ट फिल्म आई थी उसमें दिखाया गया था। जो रोल इसका इस सीरीज में है, वैसे ही सिमिलर रोल इसका उस मूवी में था। और ये पेगी के सुपर सोल्जर बनने पे खुश नहीं था, क्योंकि वो एक वुमेन होती है। और साथ में कर्नल एक चीज बोलता है कि पेगी के ब्लड से सुपर सोल्जर्स की आर्मी खड़ी हो सकती है। तो अब ये चीज एक प्रूफ हो सकता है कि यहाँ से सुपर सोल्जर सीरम की स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि हमें पता है आगे जाके बहुत सारे ह्यूमंस सुपर सोल्जर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो पेगी इसी गुस्से की वजह से पंचिंग बैग को पेल रही होती है, सेम वैसे ही जैसे द एवेंजर्स में स्टीव रॉजर कर रहा होता है। और ये वेट को भी पैर से मार के उठाती है, वही जैसे स्टीव शील्ड को उठाता था। दोनों सेम एकदम भाई बहन जैसे, लेकिन है नहीं। और अब स्टीव पेगी को बकी बांस के बारे में बताता है, इसका बेस्ट फ्रेंड, जो एक वॉर के लिए जा रहा होता है, बट पता नहीं कहाँ। नाउ अब टर्न्सबर्ग चर्च को दिखाते हैं, और ये पूरा सीन मूवी से कॉपी पेस्ट है। कार की एंट्री से लेकर अंदर का माहौल थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सब सिमिलर है, और कैरेक्टर्स भी एकदम सेम होते हैं। रेड स्कल होता है, ह्यूमन मास्क पहन के, एक बुढ़ा आदमी होता है, सब सेम। रेड स्कल यहाँ पर टेसरैक्ट लेने के लिए आता है और ले भी लेता है। सो पेगी और टोनी के पप्पा इस टेसरैक्ट को लेने के लिए बात कर रहे होते हैं, बट इनको ऊपर से ऑर्डर नहीं मिल पाता। वो कर्नल ऐसा करने से मना कर देता, उसको भरोसा नहीं होता पेगी कार्टर पे, उसको लगता है कि वो काबिल नहीं है फील्ड पे जाने के लिए। बट हॉवर्ड स्टार्क पेगी को एक सूट देता है, वो भी उसकी खुद की कंपनी का, हॉवर्ड डिजाइनिंग क्लोथिंग, और साथ में देता है इनफेमस कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड, जो कैप्टन कार्टर की शील्ड बन गई होती है। ओरिजिनल टाइमलाइन में स्टीव को ये काफी बाद मिली थी, बट पेगी को ये तुरंत ही मिल जाती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
सो अब पैगी वन वुमेन आर्मी बन के जाती है हाइड्रा के लोगों के पास और सभी लुच्चों को पेल पाल के बराबर कर देती है और ये उनसे टेसरेक्ट लेके भी चली जाती है और सबको दिखाती है कि हाँ शी इज वर्दी। और हॉवर्ड स्टार्क उसी टेसरेक्ट की पावर का यूज करके हाइड्रा स्टॉम्पर बनाता है, पहला आयरन मैन वाला सूट इसके बेटे ने जो ओरिजिनल टाइमलाइन में बनाया था, वो भी बहुत टाइम बाद। सो अब हॉवर्ड इसको पहले ही बना लेता है और इसका ड्राइवर चुना जाता है स्टीव रॉजर को। कुछ तो काम देना ही पड़ेगा ना इसे। और अब स्टीव के कहने पे पैगी बकी को बचाने के लिए जाती है और उसके साथियों को रेस्क्यू करने जाती है। ये लोग कहीं पर प्रिजनर्स होते हैं और सबको सही सलामती रेस्क्यू भी कर लेती है। और बकी की वॉइस भी रियल एक्टर सेबेस्टियन स्टैन ने ही दी है। और अगेन सेम सीन होता है रियल मूवी वाला, बस उसमें कैप्टन अमेरिका था सेंटर में और इसमें कैप्टन कार्टर है। और फिर कुछ दिन ऐसे ही कैप्टन कार्टर दुनिया को बचाती है, लेकिन इसके साथ में स्टीव रॉजर होता है इसका राइट हैंड बन के। हाइड्रा स्टॉम्पर के साथ ये दोनों एकदम टीम की तरह होते हैं, सभी एनिमीज को मार रहे होते हैं। और इस साइड अब रेड स्कल को दिखाते हैं जो फाइनली अपना लाल खोपड़ी वाला फेस रिवील करता है जस्ट लाइक इन द ओरिजिनल टाइमलाइन। और फिर ये न्यू प्लान बनाता है और वो वाला मिशन स्टार्ट होता है जो मूवी में भी था, ट्रेन वाला मिशन, विंटर सोल्जर वाला। जिस ट्रेन से याद होगा तो बकी गिर गया था, तो वही होता है। ये सब हाइड्रा की ट्रेन में जाते हैं और बकी फिसल के गिरने ही वाला होता है, लेकिन पैगी उसको बचा लेती है और वो बोलता है कि तुमने लगभग मेरा हाथ उखाड़ ही दिया था। ये एक जोक था, बट हमें पता है कि ओरिजिनल टाइमलाइन में यही हुआ था। बकी ट्रेन से गिर गया था और उसने अपना हाथ खो दिया था और फिर उसको एक मेटल आर्म देके बना दिया गया था द विंटर सोल्जर। फिर कितनों को मार डाला था उसने। बट अब इस टाइमलाइन में ऐसा नहीं होता। ट्रेन में बॉम्ब्स तो होते हैं और वो ब्लास्ट भी हो जाते हैं, लेकिन इस वजह से बकी तो नहीं गिरता, लेकिन उसकी जगह स्टीव हाइड्रा स्टॉम्पर के साथ गिर जाता है। और मुझे इस मोमेंट में पक्का ऐसा लगा था कि अब स्टीव को हाइड्रा वाले ले जाएंगे और उसको विंटर सोल्जर बना देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। हॉवर्ड को अपने बनाए हुए सूट पे पूरा भरोसा था कि स्टीव को कुछ नहीं हुआ होगा, और वो सही भी था, स्टीव को कुछ नहीं हुआ होता उसके हाइड्रा स्टॉम्पर की वजह से। नो पैगी बात करने जाती है डॉक्टर आर्निम जोला से, ये भी हाइड्रा का बंदा था और रियल मूवी में भी था ये। और पैगी इससे पता लगा लेती है कि आखिर रेड स्कल के रियल मोटिव्स क्या हैं और वो कहाँ पर है। सो वो एक कैसल में होता है और अब ये कैसल एकदम न्यू है, रियल मूवी में ये नहीं था और किसी को आइडिया भी नहीं है कि कहाँ पर है और कहाँ से आया, बट रेड स्कल इसी के अंदर होता है। और कैप्टन कार्टर के साथ पूरी फोर्स इस जगह पर साइलेंट अटैक कर देती है और ये दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। बकी एंड आर्मी स्टीव और हाइड्रा स्टॉम्पर को बचाने के लिए जाते हैं और पैगी और हॉवर्ड ये रेड स्कल के पास जाते हैं, जिसने ऑलरेडी वो टेसरेक्ट निकाल लिया होता है हाइड्रा स्टॉम्पर से। तो अब यहाँ एक और नई चीज होती है जो ओरिजिनल टाइमलाइन से हट के होती है कि मूवी में रेड स्कल के रियल मोटिव थे कि उसको टेसरेक्ट क्यूब से पावर चाहिए होती थी, वो एक इन्फिनिटी स्टोन होता है, याद होगा। बट मूवी में उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, उसको सजाए मौत के साथ साथ वॉर्मिर का चौकीदार बना दिया गया था। बट अब इस सीरीज में रेड स्कल के मोटिव थोड़े अलग होते हैं। इसको टेसरेक्ट का यूज करके दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलना होता है और वहां से एक दानव को यहाँ अर्थ पे लाना होता है जिससे ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। बट अगेन प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। पोर्टल से आया हुआ दूसरी दुनिया का बीइंग सबसे पहले इसी रेड स्कल को ही पेल देता है। इस लाल खोपड़ी की किस्मत ही लुल्ला है। हालांकि कम से कम इस टाइमलाइन में अब ये चौकीदार तो नहीं बनेगा। खैर, इस दूसरी दुनिया के प्राणी के बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा बीइंग है। सीरीज में इसका नाम भी नहीं बताया गया, बस ये बताया गया है कि एक इंटरडायमेंशनल एंटिटी है जो सब कुछ खत्म कर देगा। बट लोगों का मानना है कि ये एक मार्वल कॉमिक्स का कैरेक्टर है, शूमा गोरैथ। इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रही होती है सीरीज के बीइंग से कि ये साइज में बड़ा होता जा रहा होता है और साथ में सबको अपने अंदर खींचने भी लगता है। तो ये चीज, ये पावर्स, ये पूरी गोरैथ वाली हैं जो कॉमिक्स वाला कैरेक्टर है। और साथ में काफी टाइम पहले न्यूज आई थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में इस गोरैथ को दिखाया जा सकता है, रूमर आया था ये। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये पोर्टल से आया बंदा नहीं, एंटिटी एक गोरैथ है। खैर, ये सब इससे फाइट करते हैं। स्टीव भी अपना हाइड्रा स्टॉम्पर चार्ज करके लड़ने आता है, लेकिन उसके अंदर अब टेसरेक्ट तो होता नहीं, सो उसके अंदर पावर लिमिट होती है। और हॉवर्ड ट्राई करता है पोर्टल बंद करने का, बट ये ऑक्टोपस जैसा एलियन काफी स्ट्रांग होता है। सो पैगी खुद अकेले ही इसको धक्का देके पोर्टल के अदर साइड फेंकने के लिए चली जाती है, स्टीव से डांस का वादा करके। स्टीव कुछ नहीं कर पाता क्योंकि स्टॉम्पर की पावर खत्म हो जाती है और पोर्टल बंद हो जाता है। पैगी भी उस एंटिटी के साथ चल बसती है और स्टीव बेचारा लटक जाता है। इसे में एकदम वैसा ही होता है जैसा रियल टाइमलाइन में हुआ था, बस कैरेक्टर आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। उसमें कैप्टन अमेरिका फंस गया था बर्फ के अंदर और पैगी लटक गई थी। यहाँ पर कैप्टन कार्टर फंस गई और बेचारा स्टीव लटक गया। खैर, अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जहां उसी टेसरेक्ट का यूज करके अगेन पोर्टल ओपन किया जाता है। ओरिजिनल टाइमलाइन में भी यही हुआ था एवेंजर्स में, प्रोजेक्ट पेगासस में, बट इसमें से लोकी निकला था और उसने फिर एवेंजर्स वाला कांड किया था। बट अब यहाँ इससे कैप्टन कार्टर वापस आती है और सामने खड़े होते हैं हॉकाई और निक फ्यूरी, जो इसको बताते हैं कि वॉर खत्म हुए 70 साल हो चुके हैं, मतलब 70 साल बीत चुके हैं। और ये सैड एंड हैप्पी दोनों होती है और बोलती है कि एटलीस्ट वी वॉन द वॉर, मतलब कि हम वॉर जीत गए। लेकिन यहाँ पर वो ज्यादा अच्छा लगता कि अगर ये बोलती है कि आई हैड अ डेट, मुझे डेट पे जाना था, जैसे स्टीव ने बोला था जब वो 70 साल बाद बर्फ से निकला था। और एक और सोचने वाली बात ये होती है कि पैगी पोर्टल से तो 70 साल बाद निकली है, लेकिन इसको कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर 70 साल बीत चुके हैं। तो इसका मतलब यही है कि पोर्टल के अंदर वाली दुनिया का टाइम अलग चलता था। ये एकदम वैसे ही था जैसे एंड गेम के टाइम एंटमैन अपनी मशीन से निकला था, उसको भी कोई आइडिया नहीं था कितना टाइम बीत चुका है।
खैर यहीं से फिर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसके आगे के एपिसोड्स की स्टोरी इसके आगे कंटिन्यू होगी या फिर सब में एकदम न्यू स्टोरी आएगी। हालांकि ये कंफर्म हो चुका है कि कैप्टन कार्टर को एक बार फिर से अपने को सेकंड एपिसोड में देखने को मिलेगा और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और निकल के आती हैं इस एपिसोड से, जैसे कि बकी उस ट्रेन से नहीं गिरा था, जिस वजह से अब इस टाइमलाइन में हमें विंटर सोल्जर को देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो बना ही नहीं। और साथ में इसी वजह से ऐसे ही और भी कैरेक्टर्स नहीं बन पाएंगे जो आपस में लिंक थे। और साथ में अगर अब इस एजेंट कार्टर की एंडिंग के बारे में बात करें तो इसके साथ भी शायद वही सब होगा जैसा ओरिजिनल टाइमलाइन में हुआ था कि इन्फिनिटी वॉर होगा, एंड गेम होगा, थैनोस सच आएंगे, सबकी बजाएंगे। तो वो हो सकता है, पॉसिबल है, एंडलेस ऑफ पॉसिबिलिटीज। और साथ में शायद लास्ट में फिर वो भी हो कि जैसा पैगी ने स्टीव से वादा किया था कि इनका डांस अभी बचा है, तो मे भी टाइम ट्रैवल करके ये वापस अपने स्टीव से मिलने जाए जैसा अपने स्टीव रॉजर ने किया था। खैर ओवरऑल मुझे तो एपिसोड काफी सही लगा। पहले तो बता दूं कि मुझे आइडिया काफी अच्छा लगा था कि मल्टीवर्स को लेकर एक पूरी सीरीज बनी है कि एक छोटी सी चॉइस के चेंज होने से पूरा न्यू यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है, तो ये काफी ऑसम चीज है। और फर्स्ट एपिसोड इतना सही निकला तो बाकी के एपिसोड्स तो बवाल होने ही वाले हैं शायद। लेट्स वेट और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा एपिसोड 1। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब तो करके ही जाना अगर मार्वल के फैन हो, क्योंकि अगले 9 हफ्ते तक सारे एपिसोड पर वीडियो आएंगी मेरी। टोटल 9 एपिसोड्स हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।